हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत सेलों का संयोजन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और इस पे आधारित 2 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल्स भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाया है विद्युत सेलों का संयोजन। ठीक है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना है? विद्युत सेलों को, यानी कि जो विद्युत सेल हैं उनको हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो विद्युत सेल होते हैं हम 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला जो क्रम होता है वो श्रेणी क्रम होता है, दूसरा समांतर क्रम होता है, तीसरा मिश्रित क्रम होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो विद्युत सेलों का जो संयोजन होता है हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम में। ठीक है, दूसरा जो होता है समांतर क्रम में। ठीक है, दूसरा जो होता है समांतर क्रम में, और तीसरा जो होता है मिश्रित क्रम में होता है, मिश्रित क्रम में। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के संयोजन होते हैं विद्युत सेलों का। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें जो केवल पढ़ना है वो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में पढ़ना है, और ये मिश्रित क्रम वाला हमें नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, तो 2 ही तरह के जो संयोजन है उन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब श्रेणी क्रम समझ लो क्या होता है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर चित्र बना ले रहा हूँ। जैसे कि मान लेता हूँ एक सेल ये है। ठीक है, और इस सेल में क्या होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होता है, जिसका ये सेल का विद्युत वाहक बल E होता है, और सेल में 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। इसी तरह से एक और मैं सेल बना ले रहा हूँ। ठीक है, 3 ठे सेल बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये और इसका आंतरिक प्रतिरोध R। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी ये इसका विद्युत वाहक बल E और ये आंतरिक प्रतिरोध R। अब यहाँ पर इन तीनों सेलों को हमें कैसे जोड़ना है इसको समझ लो। यानी कि परिभाषा अगर पूछ दे कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं तो कैसे लिखोगे, इस चित्र के माध्यम से समझो। प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे कि जो पहला सेल होता है, इस पहले सेल का जो ऋण सिरा होता है दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ देते हैं। तो हम क्या करें, इसके दूसरे सिरे से जोड़ दिए, यानी कि पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से, और इस दूसरे सेल का जो ऋण सिरा है वह तीसरे सेल के धन सिरे से। इसी तरह से अन्य जो सेल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जोड़ते चले जाएंगे। तो ये जो हमारा क्रम बनेगा ये क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम बनेगा, यानी कि श्रेणी क्रम कहलाएगा। बात समझ में आई? परिभाषा समझ लेते हैं पहले यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने लिखा है विद्युत सेलों का संयोजन निम्न 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम में, दूसरा है समांतर क्रम में, तीसरा है मिश्रित क्रम में। हालांकि हमें बस यही दोनों पढ़ने हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहली पॉइंट हेडिंग बनाया है श्रेणी क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कुछ थ्योरी लिखी गई है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा गया इस क्रम में एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से, और दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे के जो तीसरा सेल है उसके धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, और इसी प्रकार अन्य सेल भी जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब इसके बाद डेरिवेशन देखो। तो डेरिवेशन में हमने क्या किया, ये चित्र बना लिया है। इसमें देख रहे हो 3 सेल है, एक ये इसका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहाँ पर भी ये धन सिरा ये ऋण सिरा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा एक ये सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R, और ये दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R, और ये डॉट डॉट करके यही सेल क्या है, n टाइम तक जोड़े गए, बीच में डॉटेड लगाया गया है। तो यानी कि जो सेल है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके n नंबर तक जोड़े गए हैं इस पूरे श्रेणी क्रम में। ठीक है, और इन सभी सेलों को हमने क्या किया, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या किया, एक कुंजी लगा रखा है। ठीक है, जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है। तो अब इसमें हमें ये बताना है कि इसमें जो परिपथ ये जो तैयार हुआ है, इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही, इसका हमें निगमन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि माना n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, यानी कि ये जो सेल हैं कितने, n सेल हैं, n नंबर तक श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है।
यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। ये सेलें एक प्रतिरोध R में विद्युत धारा भेजी जा रही है, यानी कि ये जो यहाँ पर जो सेल ये सभी जुड़े हैं और इन सभी सेलों का जो सिरा है एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया गया है और जिसमें प्रवाहित धारा क्या I है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। तो अब इसी में हमें क्या करना है, इस I का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो एक सेल है, इस एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो N सेल इसमें जुड़े हैं, तो N सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक लाइन करके लिख रहे हैं और बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहले लिखेंगे कि एक सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, विद्युत वाहक बल बराबर E, यानी एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो N सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। बात समझ में आई? कैसे? जैसे मैं कहूँ कि एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करोगे, एक पेन का मूल्य और 10 पेनों की संख्या में गुणा कराओगे तो हमें पूरे पेन का मूल्य पता चल जाएगा। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो N सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, N गुणे E। बात समझ में आई? अब यहाँ पर आगे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो N सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर स्मॉल r, तो N सेल का आंतरिक प्रतिरोध NR, तो यहाँ पर लिख सकते हैं N सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो ये देखो, ये NR हो गया N सेल के लिए और एक बाह्य प्रतिरोध ये कैपिटल R जुड़ा है, तो कुल परिपथ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, NR प्लस R, क्योंकि ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे प्रतिरोध का मान NR और ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R ये भी तो जुड़ा है, तो इन सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि, या पहले लिखें परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, NR प्लस कैपिटल R, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो, ठीक है, तो लिखेंगे यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो, ठीक है, मान लिया कि यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो कितना हो जाएगा, सूत्र हमें पता है कि I बराबर एक सूत्र होता है V/R, यानी कि ओम के नियम से। ठीक है, यहाँ पर V लिखिए चाहे E लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि ये वोल्ट और ये विद्युत वाहक बल दोनों का मात्रक सेम होता है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पर मान रख दें, तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना है, NE है, तो यहाँ पे E की जगह पे हम क्या रखें, NE। ठीक है, तो ये हो जाएगा I बराबर NE, ठीक है, बटे R, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र पता हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े जो प्रतिरोध यानी कि जो सेल है उनमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, अब कुछ विशेष कंडीशन है उनको लिख लें। ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, पहली जो कंडीशन होगी, यदि जो ये स्मॉल NR है, ठीक है, ये मोर लेस देन किससे हो, कैपिटल R से, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको NR को नगण्य मान लेंगे, यानी कि ये जो NR है ये कैपिटल R की अपेक्षा बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो NR क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ से I का मान निकल जाएगा NE बटे R। ठीक है, तो एक फार्मूला ये पता हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर लिखेंगे यदि
अब हम किसको मान लेंगे, कैपिटल आर को बहुत छोटा मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एन आर इज मोर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्मॉल जो कैपिटल आर है इसको नगण्य मान लेंगे। तो नगण्य मान लेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर एन ई बटे एन आर। तो यहाँ से एन एन से कैंसिल आउट, तो बचा क्या, आई बराबर ई अपान आर। एक ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो बहुत काफ़ी इजी तरीके से मैंने श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान का सूत्र हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, अब हम लोग समांतर क्रम संयोजन में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, पहले चित्र से समझिए। मान लेते हैं कि ये हमारे सेल हैं। ठीक है, ये एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर। ठीक है, इसी तरह से एक और सेल बना लूँ मैं। ठीक है, ये प्लस सिरा, ये माइनस। ठीक है, ये दोनों प्लेटें एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, यानी कि धन सिरा वाला जो होता है प्लेट बड़ी होता है और ऋण सिरा वाला छोटा होता है। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और ये ई। ठीक है, विद्युत वाहक बल। इसी तरह से और भी बना लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल आर, ये ई। इसी तरह से एक और कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये विद्युत वाहक बल ई इस सेल का और आंतरिक प्रतिरोध आर। अब प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो देख रहे हो कि जितने भी ये जो सेल हैं, इन सभी सेलों का जो धन सिरा होता है किसी एक बिंदु पर, और जो ऋण सिरा है वो किसी एक बिंदु पर हम क्या करें, जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, समांतर क्रम संयोजन हो जाता है। यानी कि मैं कहूँ कि सभी सेलों का धन सिरा एक बिंदु पर और ऋण सिरा एक बिंदु पर जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, हमें समांतर क्रम संयोजन प्राप्त होता है। जैसे कि मालूम कि ये ए बिंदु है। ठीक है, इधर एक बी बिंदु है, तो इस सभी का धन सिरा जो है इस ए बिंदु से जोड़ दीजिए। ठीक है, और ये जो ऋण सिरा है ये बी बिंदु से जोड़ दीजिए। तो ये देख रहे हो कि हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, ये समांतर क्रम में संयोजन में प्राप्त हो जा रहा है। और इन सभी का जो धन सिरा और जो ऋण सिरा है, इन दोनों सिरों के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के द्वारा जोड़ दीजिए और एक इसके साथ कुंजी लगा दीजिए। और इसमें जो प्रवाहित धाराएं होंगी, ठीक है, वो प्रवाहित धाराएं क्या होंगी, आई होंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, कौन सा परिपथ बन जा रहा है, समांतर क्रम संयोजन बन जा रहा है। ठीक है, तो चलिए परिभाषा समझते हैं। चित्र आप समझ गए, चित्र में क्या लिखना है आपको समांतर क्रम में, कि सभी सेलों का धन सिरा एक बिंदु पर तथा ऋण सिरा एक बिंदु पर जोड़ दें। ठीक है, तो ये संयोजन हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, परिभाषा क्या लिखा गया यहाँ पे समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इस क्रम में सभी सेलों के धन ध्रुव, यानी कि जो धन वाला यानी कि जो धन सिरा है उसको कहा जा रहा है। इस क्रम में सभी सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु तथा ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु से जोड़ दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर फिर से समझिए, यहाँ पे लिखा गया कि सभी सेलों का जो धन ध्रुव है एक बिंदु पर तथा ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु, यानी कि एक कोई दूसरा बिंदु मान लेते, जैसे कि ये हो गया, ये बी हो गया, तो ये ऋण ध्रुव हमने क्या किया, इस बिंदु बी से जोड़ देते हैं। तो अब इसमें देख रहे हो कि जो सेल जोड़े गए हैं वो कितने n नंबर तक जोड़े गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा गया है, माना n सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। n सेलों की यह बैटरी बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ी है। ठीक है, यानी जैसा कि चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, एक तीसरा, एक चौथा है, एक पांचवा है, और बीच में ऐसे डॉट डॉट करके लगा दिया गया। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये कितने नंबर तक जुड़े हैं, n नंबर तक जुड़े हैं। और जिनका प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है सभी सेलों का, और जो विद्युत वाहक बल E है, और इन सभी को क्या किया गया, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R तथा कुंजी K के द्वारा जोड़ दिया गया, जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कहला रहा है, समांतर क्रम संयोजन कहला रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके सूत्र का निगमन देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो सभी सेल हैं, इन सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल का जो मान है वो क्या होगा, समान होगा, यानी E होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। ठीक है, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल
बराबर कितना है, ई है। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालें तो लिखेंगे परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, वो R1 मान लें या R डैश मान लीजिए, चलिए R डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध के लिए सूत्र जब समांतर क्रम में होता है तो 1/R में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट प्लस n पदों तक, क्योंकि n पद तक जुड़े हैं तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस n पदों तक। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं n बार जुड़े हैं तो इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 1/R डैश बराबर n/R। अगर मैं कहूँ कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो कितना 1/R में, तो n सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितने में हो जाएगा, यानी कि 1/R गुणे n के पद में हो जाएगा। तो ये n पदों तक जुड़ा गया है तो ये हो जाएगा n/R। ठीक है, यहाँ से R का मान निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, R डैश बराबर R/n, ये हो जाएगा। अब हम क्या निकाल लें, इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध, क्योंकि यहाँ पर ये तो हमें इस पूरे परिपथ ये जो जुड़ा है इसका कुल प्रतिरोध कितना हो गया, यानी R/n है, लेकिन एक और बाह्य प्रतिरोध भी तो जुड़ा है तो ये भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा R/n प्लस R, ये जुड़ जाएगा और ये। ठीक है, तो इसका क्या करिए, गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा R प्लस nR/n, ये मान निकल गया। अब हम क्या निकालें, परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो लिखेंगे परिपथ में धारा। ठीक है, परिपथ में धारा I बराबर किससे, E/R से। ठीक है, तो इसी मान रखिए। तो देखिए यहाँ पर E का मान टोटल कितना है, E है। ठीक है, क्योंकि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल का मान कितना है, E है। और प्रतिरोध कुल कितने निकल के आए हैं, स्मॉल r प्लस कैपिटल प्लस nR बट्टे पूरे का n। तो ये n कहाँ वो चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा I बराबर NE/R प्लस nR। ठीक है, तो ये हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया, किसमें, समांतर क्रम में प्रवाहित धारा का मान इससे निकल जाएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, मान लेंगे अब यदि जो स्मॉल r है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो, किसके कंपैरिजन में, nr के कंपैरिजन में, तब क्या करेंगे, इस nr को नगण्य मान लेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे nr को नगण्य मानने पर तो ये हो जाएगा I बराबर, ठीक है, जो nr को नहीं केवल r को मानना है, क्योंकि ये तो ज़्यादा बड़ा है ना, तो इसलिए कैपिटल nr ये रहेगा और ये स्मॉल r नगण्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा NE/nr, तो ये n से कट जाएगा तो I बराबर क्या मिल जाएगा, E/R। एक ये सूत्र प्राप्त हो गया। दूसरी कंडीशन मान लेंगे कि यदि अब किसको छोटा मानना nr को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो स्मॉल r है इज मोर ग्रेटर देन nr, तब nr को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लिया हमने कि बहुत छोटा है स्मॉल r के कंपैरिजन में, तो क्या करेंगे nr को नगण्य मान लेंगे, तब हो जाएगा I बराबर NE/r। ठीक है, एक ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि हर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।